नमस्कार साथियों, मित्रों, पिछली क्लास में राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हमने जयपुर राजवंश के इतिहास के बारे में अध्ययन किया था और जयपुर राजवंश के एक महान राजा, राजस्थान की एक महान शख्सियत, एक विद्वान, एक विद्यानुरागी, एक कला मर्मज्ञ, एक खगोलविद और एक योद्धा, नीति का चाणक्य सवाई जय सिंह के बारे में हमने बातचीत की थी। साथियों, आज की क्लास में सवाई जय सिंह के बाद राजस्थान में उत्तराधिकार के लिए हुए संघर्षों और उनमें मराठों की जो भूमिका थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सवाई जय सिंह के बाद की जो वंशावली जयपुर के शासकों की रहती है, उस कछवा वंशावली में आगे आने वाले शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथियों, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि सब सवाई जय सिंह जी जो थे, सवाई जय सिंह जी देवारी समझौते के माध्यम से जयपुर के शासक बनते हैं। और मैंने बताया था कि किस प्रकार औरंगजेब के मरने के बाद औरंगजेब के बेटे आजम और मुअज्जम में मुगलों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होते हैं। सवाई जय सिंह जी जो है वो आजम का साथ देते हैं, जबकि जीत जाता है मुअज्जम, और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला राजा बनता है। तो बहादुर शाह प्रथम सबसे पहले यही काम करता है कि जयपुर के शासक सवाई जय सिंह, जिसने उत्तराधिकार युद्ध में उसका विरोध किया था, उसके भाई आजम का साथ दिया था, उसके खिलाफ वो लड़ा था, इसलिए जयपुर के शासक सवाई जय सिंह जी को वो पदच्युत कर देता है, पद से हटा देता है। उसके बाद सवाई जय सिंह जी जाते हैं मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय जी की शरण में, और वहाँ एक देवारी समझौता होता है देवारी नामक स्थान पर। उस समझौते के तहत जयपुर का शासक बनाया जाता है सवाई जय सिंह जी को। वहीं मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी द्वितीय के द्वारा अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह किया जाता है सवाई जय सिंह जी के साथ, और उसकी शर्त यह थी कि सवाई जय सिंह जी और चंद्र कुंवरी से जो भी बच्चा उत्पन्न होगा वही जयपुर का अगला शासक माना जाएगा। तो सवाई जय सिंह जी और चंद्र कुंवरी जो मेवाड़ महाराणा की बेटी थी, उसके जो बच्चा उत्पन्न हुआ साहब, उसका नाम था माधो सिंह। ये माधो सिंह प्रथम के नाम से जाने जाते हैं। तो ये माधो सिंह जी सवाई जय सिंह जी के बेटे थे और उत्पन्न हुए थे मेवाड़ महारानी, मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी जी से। वहीं सवाई जय सिंह के इसकी एक खींची रानी से, कोई दूसरी रानी थी इसकी, उससे ईश्वरी सिंह जी का जन्म हुआ, और सवाई जय सिंह जी ने अपना जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया वो ईश्वरी सिंह जी को नियुक्त किया। चूंकि ये बात देवारी समझौते का एक उल्लंघन थी, इसलिए माधो सिंह अपना हक पाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए, उस संधि को निभाने के लिए ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा। और इस संघर्ष में राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे मराठा, क्योंकि मैंने बताया कि बूंदी राज्य के उत्तराधिकार मामले में किस प्रकार सवाई जय सिंह के समय मराठों की राजस्थान में एंट्री होती है। और मराठे चूंकि भाड़े के सैनिक थे, आराम से कोई भी पैसे देकर कोई भी शासक, कोई भी सामंत उन्हें अपनी सेना में ले सकता था। युद्धों में उन्हें महारत हासिल थी, इसलिए यह माना जाता था कि मराठे जिसकी तरफ भी जाएंगे विजय उसी की होगी। कभी कभार मराठे राजाओं के खिलाफ सामंतों का सहयोग करते थे। तो छोटे मोटे सामंत जिनकी कोई ज़्यादा औकात नहीं थी, लेकिन मराठों की सहायता से वो अपने राजा को हराने का हुनर, हराने का दम रखते थे। कभी मराठे, आधे मराठे एक पक्ष की तरफ, कभी आधे मराठे एक पक्ष की तरफ, ऐसा भी कई बार हुआ। यहां पर ऐसा ही हुआ। सवाई जय सिंह जी की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है, और उस संघर्ष के तहत दो युद्ध लड़े जाते हैं। एक युद्ध जिसे कहा जाता है राजमहल का युद्ध। साथियों, राजमहल टोंक जिले में आता है। वर्तमान में बीसलपुर के पास में एक गांव है, वो है राजमहल गांव। ये राजमहल का युद्ध लड़ा गया 1747 में। 1747 में ये युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध ईश्वरी सिंह जी और माधो सिंह जी जो सवाई जय सिंह के बेटे हैं, दोनों, उनके बीच लड़ा जा रहा है जयपुर की सत्ता को प्राप्त करने के लिए। इधर ईश्वरी सिंह जी का साथ देने के लिए आए हैं मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर, और इधर माधो सिंह जी ने भी एक मराठा सेनापति राणोजी सिंधिया को अपनी ओर मिला रखा है।
तो आधे मराठे राणोजी सिंधिया के साथ माधो सिंह का साथ दे रहे हैं और आधे मराठे जो हैं वो मल्हारराव होलकर के साथ ईश्वरी सिंह जी का साथ दे रहे हैं। मुगल बादशाह जो इस समय बना हुआ है वो मुगल बादशाह भी ईश्वरी सिंह जी के साथ है, जबकि चूंकि मेवाड़ की यह संधि थी इसलिए मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी, चूंकि ये उनके भांजे लगते थे माधो सिंह जी, तो ये भी उनके साथ थे। इधर बूंदी के उमेद सिंह जी इनके साथ थे माधो सिंह जी के। उमेद सिंह जी इसलिए साथ थे कि ईश्वरी सिंह जी के पिता सवाई जयसिंह जी ने बूंदी राज्य में हस्तक्षेप किया था और दलेल सिंह का साथ दिया था, इसलिए अब वो जो उमेद सिंह था जिसका साथ मराठों ने दिया था वो उमेद सिंह जी भी आ मिले हैं बूंदी की तरफ। इसलिए अब युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में विजय हुई ईश्वरी सिंह जी की। साथियों याद रहे, राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह जी की विजय हुई और उस समय माना गया कि ईश्वरी सिंह जी की विजय का सबसे बड़ा रीजन था मल्हारराव होलकर। मल्हारराव होलकर अपने जमाने का एक महान सेनानायक, महान सेनापति, जिसने मराठा संघ को, मराठा शासन को एक नया सम्मान दिलवाया, वो था मल्हारराव होलकर। और चूंकि मल्हारराव होलकर ईश्वरी सिंह जी की तरफ से लड़ा था इसलिए विजय ईश्वरी सिंह जी की हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह जी ने जयपुर में ईसर लाट का निर्माण करवाया। ईसर लाट चूंकि एक ऊंची इमारत थी इसलिए स्वर्ग को छूने जैसी बताया इसे सरगासूली के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में है ये, 7 मंजिला इमारत है। तो ईश्वरी सिंह जी ने राजमहल के युद्ध को जीतने के बाद ईसर लाट या सरगासूली का निर्माण करवाया। उधर माधो सिंह अपनी हार का बदला लेना चाहता था और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यह था कि इस बार मल्हारराव होलकर ईश्वरी सिंह जी की तरफ से लड़ा इसलिए ईश्वरी सिंह जीता, अगली बार कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी पैसा देना पड़े, मल्हारराव होलकर को मैं अपनी सेना में लेकर आऊंगा, अपनी तरफ से युद्ध के लिए इसको अपनी सेना में शामिल करूंगा। यही हुआ। अगला युद्ध हुआ अगले साल 1748 में, नाम था उसका बगरू का युद्ध। इस बार भी ईश्वरी सिंह जी और माधो सिंह जी की सेनाएं आमने सामने थी। माधो सिंह जी ने एक बड़े धन के लालच में मल्हारराव होलकर को अपनी सेना में बुला लिया। तो इस बार मल्हारराव होलकर और मुगल बादशाह साथ दे रहे हैं माधो सिंह जी का। ईश्वरी सिंह जी यहां अकेले पड़ गए, इसलिए इस युद्ध में ईश्वरी सिंह जी हार गए और इस युद्ध में विजय हुई माधो सिंह जी की। याद रहे, राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह जी जीतते हैं और ईसर लाट का निर्माण करते हैं, वही बगरू के युद्ध में माधो सिंह जी जीतते हैं। जीत का एक रीजन, इधर मल्हारराव होलकर था ईश्वरी सिंह जी की तरफ और बगरू के युद्ध में मल्हारराव होलकर चला जाता है माधो जी की तरफ, माधो सिंह जी की तरफ। ठीक है साहब, तो इस युद्ध में माधो सिंह जी जीतते हैं और माधो सिंह जी को ईश्वरी सिंह जी से टोंक, टोडा और मालपुरा, टोंक, टोडा और मालपुरा, ये वाला क्षेत्र मिल जाता है, क्योंकि इस युद्ध के से पहले माधो सिंह जी ने इन्हीं क्षेत्रों की डिमांड ईश्वरी सिंह जी के सामने रखी थी। तो ये टोंक, टोडा और मालपुरा का जो क्षेत्र है ये मिल जाता है माधो सिंह जी को। अब शुरू होता है मराठों का खेल। माधो सिंह जी जयपुर के अगले राजा बन चुके हैं। टोंक, टोडा, मालपुरा का क्षेत्र उन्हें मिल चुका है इस बगरू के युद्ध के बाद। मराठे माधो सिंह जी के पास जाते हैं, ईश्वरी सिंह जी के पास जाते हैं और ईश्वरी सिंह जी से कहते हैं कि साहब लाओ ईश्वरी सिंह जी, युद्ध से पहले बात हुई थी और बात इस बात की हुई थी कि युद्ध के बाद मराठे पैसे लेंगे, क्योंकि पैसों के लिए मराठे सेना में आए थे आपके। ईश्वरी सिंह जी ने कहा कि भाई किस बात के पैसे, तुम राजमहल के युद्ध में मेरी तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है मैं जीता, लेकिन मेन जो निर्णायक युद्ध हुआ तुम युद्ध से पहले बगरू के युद्ध में माधो सिंह जी से जाके मिल गए, तो ये तो धोखा हुआ ना मेरे साथ। और युद्ध तो मैं जीतता ही नहीं, टोंक, टोडा और मालपुरा ये जो मेरे मेन क्षेत्र थे जहां से मेन राजस्व वसूल करता था मैं, वो क्षेत्र तो माधो सिंह को मिल गए। और बगरू का युद्ध माधो सिंह जीता क्यों? क्योंकि तुम मराठे, तुम्हारा कोई अस्तित्व है क्या? तुम्हारा कोई पेंदा है क्या? बिन पेंदे के लौटे हो तुम। एक युद्ध में मेरी तरफ से लड़ रहे थे, दूसरे युद्ध में माधो सिंह की तरफ चले गए, किसी बात का पैसा वैसा नहीं दूंगा। मराठों ने टॉर्चर किया, ऐसे नहीं ईश्वरी सिंह जी पैसा देना पड़ेगा,
आज नहीं तो कल हमारे पैसे हजम नहीं कर पाओगे, पैसे तो हलक में हाथ डाल के निकाल लेंगे। ईश्वरी सिंह जी मराठे कहते हैं हमें। ईश्वरी सिंह जी को एक हद तक टॉर्चर किया मराठों ने। बाद में मराठों के भय से ईश्वरी सिंह जी ने पारा खा लिया और पारा खाने से इनकी मृत्यु हो गई। तो जयपुर का एक ऐसा शासक सवाई जयसिंह, जिसका बेटा ईश्वरी सिंह वो मराठों के भय से आत्महत्या कर लेता है साहब। अब आप यहां दिमाग लगाओ कि मराठों ने किस हद तक राजस्थान के राजपूतों को परेशान किया होगा कि सवाई जयसिंह जो इतना दमदार शासक था, जयपुर का वो कछवा वंश जिसने मुगलों की ओर से काबुल, कंधार, अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक अपने झंडे गाड़े, आज समय वो आ गया कि मराठों के डर से उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। आप मराठों की ताकत को कल्पना करो इस समय, क्योंकि ये वो समय है जब मुगल कमजोर हो चुके हैं। क्योंकि 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद मुगल अपना दम तोड़ चुके हैं, तो मुगलों की तो कोई चलती है नहीं। और मराठे तगड़ी शक्ति बन चुके हैं भारत के अंदर, और मराठों ने इन्हें इतना टॉर्चर किया कि मराठों के भय से इन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली। तो ये थे आपके ईश्वरी सिंह जी। अब साहब ईश्वरी सिंह जी जब मर गए तो अगला राजा किसे बनाया गया? माधो सिंह जी को। माधो सिंह जी अगले शासक बने। माधो सिंह जी जब शासक बने तो मराठे वापस पहुंच गए माधो सिंह जी के पास। मराठों ने माधो सिंह जी से कहा कि साहब माधो सिंह जी, आपकी सेना की तरफ से हमने युद्ध लड़ा था, आप जीत गए। टोंक, टोडा, मालपुरा, बगरू के युद्ध के बाद हमने आपको दिलवा दिया था। ईश्वरी सिंह जी के मरने के बाद आप जयपुर के अगले शासक बन चुके हो, लाओ पैसे दो। माधो सिंह जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, तो ये लो 5 लाख रुपए, तुम मेरी तरफ से लड़े, बहुत अच्छी बात है, और मेरे चीतों अगली बार भी मुझे जरूरत पड़े तो अगली बार भी तुम आना। मराठों ने कहा कि 5 लाख तो तुमने दे दी अपने, 5 लाख और दो। 5 लाख किस बात के? ईश्वरी सिंह जी वाले 5 लाख भी तुम ही दोगे। माधो सिंह जी कह रहे मैं क्यों दूंगा भाई, ईश्वरी सिंह जी की तरफ से तुम लड़े थे तो ईश्वरी सिंह जी पैसे देंगे। तो ईश्वरी सिंह जी तो मर गए। बाप भारतीय साहित्य शास्त्रों में बड़ा भाई बाप के समान होता है। ईश्वरी सिंह जी आपके बड़े भाई थे, ठीक है, इसलिए उनका कर्जा भी अब तुम ही चुकाओगे। माधो सिंह जी का दिमाग खराब। माधो सिंह जी के दिमाग में आया कि अगर इस बार अपन ने पैसा दे दिया तो मराठे तो सिर चढ़ जाएंगे, या तो कल फिर किसी चीज की डिमांड करेंगे। अपनी तरफ से मराठे लड़े, इस बात के पैसे अपन दे चुके। ईश्वरी सिंह जी की तरफ से मराठे युद्ध लड़ रहे, इसका पैसा मैं क्यों दूंगा भाई। माधो सिंह जी ने कहा चलो ठीक है। एक प्लान किया माधो सिंह जी कि मराठों को इस बार सबक सिखाते हैं। पिछले 50 सालों से मराठों ने नाक में दम कर रखा है, जीना हराम कर रखा है। मराठों को बुलाया, फोन किया कि यार तुम जब भी आते हो अकेले 2, 4, 5, 7 आदमी आते हो, घोड़े लेके आ जाते हो, टैक्स लेके चले जाते हो। एक काम करो, इस बार पूरे परिवार को लेकर आओ। हमारे पिता सवाई जय सिंह ने जयपुर में कई चीजें बनाई है, तुम्हें नाहरगढ़ दिखाएंगे, तुम्हें जयगढ़ दिखाएंगे, तुम्हें आमेर दिखाएंगे, तुम्हें गोविंद देव जी का मंदिर दिखाएंगे, तुम्हें गलता जी दिखाएंगे, तुम्हें हवा महल तो चूंकि इस समय बना नहीं है, तुम्हें जल महल दिखाएंगे, तुम्हें सिटी पैलेस दिखाएंगे। जयपुर में कई चीजें हैं देखने के लिए, तुम आओ तो सही एक बार। मराठे भी राजी कि इस बार जयपुर चलेंगे, पूरे परिवार को लेकर चलेंगे। मराठों ने घर पे कह दिया भाई तैयार हो जाना, फला 1 तारीख को युद्ध का हर्जाना लेने जयपुर चलेंगे, जयपुर दर्शन करके आएंगे। 1751 की बात है। मराठे अपने परिवारों को साथ लेकर जयपुर आते हैं, जयपुर दर्शन के उद्देश्य से और पैसा लेने के उद्देश्य से। माधो सिंह फिराक में बैठा हुआ है कि इस बार मराठों को आने दो, इस बार मराठों को निपटाऊंगा मैं, मराठों को मारूंगा इस बार। चूंकि मैंने बताया कि जयपुर शहर जो 7 दरवाजों के बीच में बसा हुआ है, जोरावर सिंह गेट, मालपुरा गेट, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, कई सारे दरवाजे हैं जयपुर में। जैसे मराठे जयपुर ओल्ड सिटी के अंदर एंटर हुए, माधो सिंह जी ने सारे दरवाजे बंद करवा दिए और मराठों को दौड़ा दौड़ा के मारा। मराठों को
बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए मराठों के। तो सवाई जय सिंह जी का एक बेटा ईश्वरी सिंह जो मराठों के डर से आत्महत्या कर लेता है, वहीं सवाई जय सिंह जी का दूसरा बेटा माधो सिंह मराठों का कत्लेआम करता है। बताया जाता है कि हजारों की संख्या में मराठे यहां पर मारे गए थे, लगभग 5,000 मराठे इसने मार दिए। तो मराठों का कत्लेआम माधो सिंह जी के द्वारा किया गया। फिर 1761 में एक युद्ध लड़ा गया और युद्ध का नाम था बटवाड़ा का युद्ध। बटवाड़ा का युद्ध जयपुर के माधो सिंह जी और कोटा के शत्रुसाल जी के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध का मेन रीजन था साहब रणथंभौर का किला। हुआ यह था कि चूंकि मुगल इस समय कमजोर हो चुके थे और मुगलों से स्वतंत्र होने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अवध का नवाब हो, चाहे वो बंगाल का नवाब हो, चाहे जाट साम्राज्य में महाराजा सूरजमल जी हो, कभी भी दिल्ली पर चढ़ाई कर देते थे। दिल्ली को तो यूं मानते थे कि अब भी गए दिल्ली को लूट के आए। कभी राजा राम मुगल साम्राज्य पर अटैक कर रहे हैं, अकबर की अस्थियों को निकाल रहे हैं, उन्हें जला रहे हैं। कभी महाराजा सूरजमल जी दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं और वहां से नूरजहां का झूला उठा के ले आते हैं। तो एक कंडीशन ऐसी हो रखी थी कि मुगलों की तो मट्टी पलीत हो चुकी थी कुल मिला के। जयपुर के माधो सिंह जी ने मुगल बादशाह की संधियां करवाई अवध के नवाब और भरतपुर के जाटों के बीच, और इससे अवध के नवाब और जाटों ने आश्वासन दिया मुगलों को कि ठीक है, जितना पैसा हमें चाहिए उतना तुम हमें दे दो, हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। मुगल बादशाह इस बात से राजी हुआ कि माधो सिंह जी की मध्यस्थता से अवध के नवाब सफदरजंग और जाट महाराजा सूरजमल के साथ हमारी संधि हो गई है। तो माधो सिंह को खुश होकर मुगल बादशाह ने रणथंभौर का जो किला था वो माधो सिंह जी को दे दिया इनाम में। मोगेम्बो खुश हुआ और मोगेम्बो ने खुश होकर रणथंभौर का किला माधो सिंह जी को दे दिया। इस समय रणथंभौर के किले पर अधिकार था कोटा के शत्रुसाल का, हाड़ा चौहान शत्रुसाल जी। इस बात से शत्रुसाल जी का दिमाग खराब कि रणथंभौर का किला तो हमारे अधीन आता है, माधो सिंह होता कौन है इस पर शासन करने वाला, और माधो सिंह जी ने भी अपनी सेना वहां पर भेज दी थी। तो रणथंभौर के किले को लेकर माधो सिंह जी और कोटा के बीच लड़ाई हुई, जयपुर और कोटा रियासत के बीच लड़ाई हुई। शत्रुसाल जी ने जयपुर पर चढ़ाई की और इस युद्ध में शत्रुसाल जी जीत गए, क्योंकि शत्रुसाल जी की सेना का नेतृत्व जो सेनापति कर रहा था उसका नाम था झाला जालिम सिंह। तो ये झाला जालिम सिंह था, बड़ा जालिम था, नाम से भी जालिम था और काम से भी जालिम था, बड़ा दमदार मजबूत आदमी था। इसने सेना का नेतृत्व किया। शत्रुसाल जी इस युद्ध में जीत जाते हैं और युद्ध का नाम है साहब बटवाड़ा का युद्ध। प्रश्न आता है कि बटवाड़ा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया, तो जयपुर रियासत और कोटा रियासत के बीच लड़ा गया। जयपुर के माधो सिंह जी और कोटा के शत्रुसाल जी। बटवाड़ा का युद्ध 1761 में लड़ा गया। उसके 2 साल बाद 1763 में इन माधो सिंह जी के द्वारा सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की गई अपने नाम पर। बाद में मोती डूंगरी के महलों का निर्माण भी इन्हीं माधो सिंह जी के द्वारा करवाया जाता है। जो जयपुर में ये मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर बने हुए हैं, यहाँ जो पहले महल बने हुए थे, इन महलों का निर्माण भी माधो सिंह जी के द्वारा ही करवाया गया था। आप देखोगे मोती डूंगरी के ऊपर किला वगैरह बना हुआ है, वो जो महल है वो मोती डूंगरी के महलों का निर्माण माधो सिंह जी ने करवाया था। तो ये माधो सिंह जी का शासनकाल रहा। मराठों का कत्लेआम इन्होंने किया। बटवाड़ा के युद्ध में ये शत्रुसाल जी से हारे, कोटा से हारे, और सवाई माधोपुर इन्होंने बसाया और मोती डूंगरी के महलों का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया। माधो सिंह जी के बाद जयपुर के अगले शासक बनते हैं प्रताप सिंह जी। साथियों, प्रताप सिंह जी का जो शासनकाल है वो राजनीतिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और इनकी सांस्कृतिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक योगदान की वजह से भी इंपॉर्टेंट है। प्रताप सिंह जी के कई प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। चूंकि मराठों का कत्लेआम माधो सिंह जी कर चुके थे, इसलिए बाकी जो मराठा महाराष्ट्र में बचे हुए थे
या और जगह पे बचे हुए थे, उन्होंने अपनी हार का बदला लेने के लिए, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस स्थापित करने के लिए जयपुर रियासत पर फिर हमले किए। इस बार सवाई प्रताप सिंह जी जयपुर के शासक थे और सवाई प्रताप सिंह जी और मराठों के बीच में 3 निर्णायक युद्ध हुए, जिससे जयपुर रियासत पूर्ण रूप से टूट चुकी थी और मराठों के अंडर में आ चुकी थी। पहला युद्ध हुआ जयपुर के पास में, यह तुंगा बस्सी वाला तुंगा का युद्ध। यह तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को लड़ा गया। साथियों, इन तीनों युद्धों की डेट अपन को याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट। 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध प्रताप सिंह जी और मराठा सेनापति महादजी सिंधिया, इन दोनों के बीच लड़ा गया। तो मराठा सेनापति इस समय है महादजी सिंधिया। इस युद्ध में जयपुर और मारवाड़ के राठौड़, उनका गठबंधन था, क्योंकि जितनी परेशान जयपुर थी मराठों से, मारवाड़ रियासत भी मराठों से उतनी ही परेशान थी, क्योंकि मराठों ने मारवाड़ के उत्तराधिकार के संघर्ष में भी, उत्तराधिकार के मामले में भी मराठे एंट्री कर चुके थे। कहीं भी जहां मराठों को लगता था कि परिस्थितियां एबनॉर्मल हो रही है, चाहे वो बूंदी हो, चाहे जयपुर हो, चाहे वो मारवाड़ हो, मराठे खट से एंट्री करते थे, आपस में लड़वाते थे मराठे। तो मराठों के भय से जयपुर और मारवाड़ में गठबंधन हुआ। तो जयपुर के शासक प्रताप सिंह जी और मारवाड़ के शासक विजय सिंह जी सामना करते हैं महादजी सिंधिया की सेना से, और इस युद्ध में विजय होती है जयपुर और राठौड़ों की, यानी कि कछवा और राठौड़ गठबंधन की। महादजी सिंधिया इस युद्ध में हार जाते हैं। तो तुंगा का युद्ध, जिसमें जयपुर और मारवाड़ की सेना जीतती है और मराठे हार जाते हैं, महादजी सिंधिया हार जाता है। इससे पहले मराठों का कत्लेआम हो चुका है। माधो सिंह मराठों को लगभग 5000 मराठे मार चुका है। इधर महादजी सिंधिया, जो अपने आप को बड़ा तुर्रम बड़ा सेनानायक समझता था, वो भी तुंगा के युद्ध में हार जाता है। अब मराठों की कंडीशन कुछ समय के लिए कमजोर हुई। मराठों की कंडीशन इसलिए भी कमजोर हुई कि कुछ समय पहले 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, और पानीपत की तीसरी लड़ाई में कई मराठे मारे जा चुके थे। तो मराठे भी अब धीरे धीरे कमजोर होने लगे थे, और मराठों की प्रतिष्ठा तुंगा के युद्ध से धूमिल हो गई थी। राजस्थान में मराठों की कोई रेस्पेक्ट नहीं बची थी, क्योंकि मारवाड़ और जयपुर की सेना ने मराठों को यहां हरा दिया था। इससे पहले कत्लेआम कर दिया था मराठों का माधो सिंह ने। उसके बाद पानीपत के युद्ध में मराठे मारे जा चुके थे। तो मराठे यहां पर बैकफुट पे आ गए थे। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करने के लिए, मराठा स्वराज्य को, मराठा शासन को वापस स्थापित करने के लिए महादजी सिंधिया एक बार फिर आते हैं। इस बार युद्ध होता है साहब पाटन का युद्ध 20 जून 1790 को। वही राठौड़ और कछवा गठबंधन प्रताप सिंह और विजय सिंह सामना करते हैं महादजी सिंधिया का, और महादजी सिंधिया के साथ इस बार आता है एक फ्रांसीसी सेनापति जिसका नाम था डिबॉइन। डिबॉय इस युद्ध में लड़ने के लिए आता है महादजी सिंधिया की तरफ से, और महादजी सिंधिया की तरफ से एक मराठा सेनापति और है जिसका नाम है लकवा दादा। लकवा दादा और डिबॉइन को लेकर महादजी सिंधिया पाटन पहुंचते हैं, और युद्ध होता है पाटन का युद्ध। और इस युद्ध में मराठे राठौड़ और कछवा गठबंधन को पूरी तरीके से कमजोर कर देते हैं, और इस युद्ध में विजय प्राप्त होती है मराठों को। तो तुंगा के युद्ध में मराठे हार गए, लेकिन पाटन के युद्ध में मराठे जीत गए, और एक बड़ी धनराशि लेकर मराठे यहां से वापस जाते हैं। इधर अपनी हार का बदला लेने के लिए प्रताप सिंह वापस मराठों से युद्ध लड़ेगा, और अब के युद्ध होगा मालपुरा का युद्ध 16 अप्रैल 1800 ईस्वी में। प्रताप सिंह और प्रताप सिंह की तरफ राठौड़ सेना, पर राठौड़ों में विजय सिंह जी मर चुके हैं। विजय सिंह जी के बाद भीम सिंह जी राठौड़ों का नेतृत्व करेंगे। इधर प्रताप सिंह जी कछुआओं का नेतृत्व करेंगे, और मराठे, चूंकि इस समय तक महादजी सिंधिया भी मर चुके थे,
तो महादजी सिंधिया की जगह आ जाता है दौलतराव सिंधिया। तो तुंगा के युद्ध और पाटन के युद्ध में तो मराठों का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया, लेकिन अंतिम मालपुरा के युद्ध में महादजी सिंधिया की जगह आ गया दौलतराव सिंधिया। और इस युद्ध में भी मराठों की विजय होती है, दौलतराव सिंधिया जीत जाता है। 3 युद्ध प्रताप सिंह जी और मराठों के बीच हुए। एक का नाम तुंगा का युद्ध, जिसमें मराठे हारते हैं, और पाटन और मालपुरा के युद्ध में मराठे जीत जाते हैं। तो ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट इंपॉर्टेंट है, किस किस ने नेतृत्व किया ये भी इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के प्रताप सिंह जी का इतिहास पूरा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं यहां से। और राजस्थान में मराठों की जब भी बात आती है तो उसमें ये तुंगा, पाटन और मालपुरा के युद्ध मराठों के इतिहास में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो राजस्थान में मराठे पढ़ेंगे तब भी ये तुंगा, पाटन और मालपुरा के युद्ध नजर आएंगे। अब हम देखते हैं प्रताप सिंह जी का सांस्कृतिक योगदान। प्रताप सिंह जी के द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया गया। प्रताप सिंह जी के दरबार में गंधर्व बाईसी या गुणीजन खाना का निवास था, क्योंकि प्रताप सिंह जी के समय 22 विद्वानों की मंडली थी और उस 22 विद्वानों की मंडली को गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। गुणीजन खाना भी इसे कहा जाता था। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि गंधर्व बाईसी का संबंध किससे है? प्रताप सिंह जी से है। प्रताप सिंह जी के संगीत गुरु थे चांद खां, और प्रताप सिंह जी ने इस चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि प्रदान की थी। तो ये बुद्ध प्रकाश की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद अगर देखें तो चांद खां के द्वारा एक संगीत पर ग्रंथ लिखा गया था, नाम था उसका स्वर सागर। प्रताप सिंह जी के काव्य गुरु जिनसे ये कविताएं सीखा करते थे उनका नाम था साहब गणपत भारती। प्रताप सिंह जी को कविताएं लिखने का बहुत शौक था। ब्रज निधि के नाम से ये काव्य लेखन किया करते थे, पूरी कविता लिख देते थे ऊपर, और नीचे जब साइन करने का मौका आता था तो प्रताप सिंह नाम नहीं लिखकर ब्रज निधि लिख देते थे। इनके समय जयपुर में एक विशाल संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ और उस संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता की देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने। तो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट किसके समय थे? प्रताप सिंह जी के समय थे। इन्हीं की अध्यक्षता में जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसमें कई बड़े संगीत मर्मज्ञ आए, संगीतकार आए, कई विद्वान आए। उन सबके साथ देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने मिलकर संगीत पर एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम था राधा गोविंद संगीत सार। तो राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसके द्वारा की गई? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा की गई। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में सीधा सीधा आता है। उसके बाद अगर देखें तो जयपुर में तमाशा नाट्य शैली की शुरुआत करने का श्रेय भी दिया जाता है सवाई प्रताप सिंह जी को। तमाशा नाट्य शैली जिसमें कलाकार कई रूप अलग अलग धारण करके तमाशे दिखाता है, कला दिखाता है, नाटक दिखाता है, तो वो तमाशा नाट्य शैली की शुरुआत जयपुर में प्रताप सिंह जी के समय से ही मानी जाती है। तो तमाशा नाट्य शैली जयपुर की प्रसिद्ध है और तमाशा नाट्य शैली की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है प्रताप सिंह जी को। फिर इनके द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया और हवा महल आप सभी जानते हैं हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल के बारे में आगे चर्चा करते हैं। ये आपका हवा महल। अब हवा महल के बारे में आप देखो एक बार। सबसे पहले मैं बात बताऊं कि ये हवा महल जो है इसका निर्माण करवाया गया था कि रानियां तीज और गणगौर की जो सवारियां निकलती है उन सवारियों को रानियां काफी दूर तक देख सकती थी, इसलिए यह हवा महल बनवाया गया था। हवा महल के बारे में आपको यह बताऊं कि इसका जो निर्माण है वो प्रताप सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। हवा महल का निर्माण जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। 1799 में इसका निर्माण हुआ। उसके बाद 1799 में इसका निर्माण हुआ। इसमें अगर देखें तो ये जो इमारत है इसमें कोई नींव नहीं है, तो ये जो इमारत है बिना नींव के खड़ी हुई है। अगली बात, आप देखने में आपको ये डिजाइन लग रही होगी क्योंकि सवाई प्रताप सिंह जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, इसलिए सवाई जय सिंह जी के द्वारा
इसकी जो डिजाइन तैयार की गई वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसको बनवाया गया। तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी डिजाइन है। आगे बात करें तो लालचंद उस्ताद इसके वास्तुकार हैं, जिसने इसका डिजाइन तैयार किया। तो लालचंद उस्ताद इसके वास्तुकार माने जाते हैं। ये 5 मंजिला इमारत है साहब। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल। इन 5 मंजिलों का अलग अलग नाम है। जैसे ऊपर जो ये मंजिल दिख रही है आपको, ये वाली मंजिल, सबसे ऊपर वाली मंजिल को कहा जाता है हवा मंदिर। हवा मंदिर के नीचे ये चौथे नंबर वाली जो इमारत ये दिख रही है आपको, चौथी मंजिल, इसे कहा जाता है प्रकाश मंदिर। उसके बाद तीसरे नंबर की और बीच की जो ये मंजिल है, इसे कहा जाता है विचित्र मंदिर। उससे नीचे दूसरे नंबर का जो फ्लोर है, इस दूसरे नंबर के फ्लोर को कहा जाता है रतन मंदिर। और रतन मंदिर के नीचे जो ये फर्स्ट फ्लोर आपको दिख रहा है, इस फर्स्ट फ्लोर को, ग्राउंड फ्लोर को कहा जाता है प्रताप मंदिर। क्योंकि सवाई प्रताप सिंह जी यहां निवास करते थे, यहां रुकते थे, तो इसे प्रताप मंदिर के नाम से जाना जाता है। और प्रताप मंदिर को ही शरद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हवा महल 5 मंजिला है। 1799 में जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। भगवान श्री कृष्ण को यह समर्पित है, बिना किसी नींव के ये खड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के आकार का है। इसके वास्तुकार लालचंद जी उस्ताद थे। आगे मैं बात करूं तो ये 5 मंजिला है। ऊपर 5वें मंजिल की जो इमारत है, उसे 5वीं मंजिल को हवा मंदिर कहा जाता है। चौथे नंबर पे प्रकाश मंदिर, तीसरे नंबर पे विचित्र मंदिर, दूसरे नंबर पे रतन मंदिर, और सबसे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसे प्रताप मंदिर या शरद मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथियों, प्रश्न यह आया कि इसमें कुल कितने जाली झरोखे हैं। ये छोटी छोटी खिड़कियां जो आपको दिख रही है, छोटी छोटी है, देखो आप, ये छोटे छोटे जो खिड़कियां, दरवाजे मिला के टोटल 953 जाली झरोखे इसमें हैं। टोटल अगर कंप्लीट काउंटिंग देखें तो 953 जाली झरोखे इसमें मौजूद हैं। 953। लेकिन ये 953 जाली झरोखे छोटे मोटे मिलाकर हैं। मूल खिड़कियों की अगर ऐसे बात करें, ये जो मूल खिड़कियां हैं, इन मूल खिड़कियों की बात करें पूरे हवा महल में, तो प्रत्येक दिन के हिसाब से गिन के 365 मूल खिड़कियां इसमें मौजूद है। ये बनवाई इसलिए गई थी कि रानियां उस समय जो गणगौर, तीज या बाकी जो सवारियां निकला करती थी, उन जुलूसों को, उन सवारियों को काफी लंबी दूरी तक देख सके। तो ये हवा महल जो है, इस हवा महल का निर्माण करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा। 5 मंजिला ये इमारत है और लालचंद उस्ताद जो है ये इसके वास्तुकार हैं। ठीक है साथियों, तो ये सवाई प्रताप सिंह जी के बारे में हमने जानकारी ली कि सवाई प्रताप सिंह जी जो हैं वो तुंगा, पाटन और मालपुरा का युद्ध उन्होंने मराठों के साथ जीता, मराठों के साथ लड़ा। और पहले युद्ध, तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह जी की विजय हुई, जबकि बाकी के जो 2 युद्ध थे, पाटन और मालपुरा का युद्ध, उन युद्धों में मराठों की विजय हुई। उसके बाद जयपुर में तमाशा नाट्य शैली की शुरुआत करने वाले सवाई प्रताप सिंह जी थे। ब्रजनिधि के नाम से ये कविताएं लिखा करते थे। जयपुर में हवा महल का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। गंधर्व बाईसी गुणीजन खाना, जो विद्वानों का एक समूह, एक टोली था, एक मंडली थी, वो सवाई प्रताप सिंह जी के समय मौजूद थी। अब आगे हम देखते हैं, सवाई प्रताप सिंह जी के बाद जयपुर के जो अगले शासक हैं उनका नाम है जगत सिंह जी। जयपुर के जो अगले शासक बनते हैं इनका नाम है जगत सिंह जी। साथियों, जयपुर के ये जो जगत सिंह जी थे, प्रसिद्ध थे इस बात के लिए कि इन्हें जयपुर का बदनाम राजा कहा जाता था। और जयपुर का बदनाम राजा जगत सिंह जी को क्यों कहा जाता था?
क्योंकि ये बदनाम थे अपनी एक प्रेमिका रस कपूर के लिए। रस कपूर इनकी प्रेमिका थी और अपनी प्रेमिका के लिए ये बड़े बदनाम हुए जयपुर शहर में। इसके बाद अगली एक बात बताऊं तो 1807 में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ जो मैं पहले भी बता चुका हूं, मेवाड़ और मारवाड़ जब पड़े तब, गिंगोली का युद्ध। साथियों, गिंगोली का जो युद्ध था मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के पीछे शुरू हुआ था। राठौड़ों, जो मारवाड़ के राठौड़ थे, उन राठौड़ों और जयपुर के जगत सिंह के बीच। तो इसमें ये जो गिंगोली का युद्ध था, ये जगत सिंह जी और मारवाड़ के राठौड़ मान सिंह जी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में जगत सिंह जी की विजय हुई थी। और एक गिंगोली का जो युद्ध है, कृष्णा कुमारी का विवाद जो था वो कृष्णा कुमारी की वजह से लड़ा गया था, क्योंकि इस कृष्णा कुमारी की जो विवाह है पहले इस मान सिंह जी के बड़े भाई भीम सिंह जी के साथ तय किया गया था, लेकिन भीम सिंह जी की विवाह से पहले मृत्यु हो गई, इसलिए इस कृष्णा कुमारी का विवाह फिक्स किया गया जयपुर के जगत सिंह जी के साथ। इस बात से नाराज हुए भीम सिंह जी के छोटे भाई मान सिंह राठौड़ और उन्होंने कहा कि अगर रिश्ता राठौड़ों में तय हुआ था तो शादी भी राठौड़ों में होगी, लेकिन राठौड़ जिसके साथ तय हुआ था वो भीम सिंह मर चुका था और इसका विवाह तय किया गया जयपुर के जगत सिंह जी के बीच। अमीर खां पिंडारी ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस युद्ध में और जगत सिंह और मान सिंह के बीच गिंगोली का यह युद्ध लड़ा गया। जगत सिंह जी के समय 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली गई। तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला जयपुर का शासक कौन है? देन उसका नाम होगा जगत सिंह जी। जगत सिंह जी रस कपूर के लिए बदनाम रहे जयपुर में। ऐसा ही एक शासक में राजस्थान में बड़ी रोचक जानकारी है, आपको बताऊं। मारवाड़ जब हम पढ़ेंगे तो मारवाड़ में एक शासक आएंगे विजय सिंह जी। विजय सिंह जी के समय विजय सिंह जी की जो पत्नी थी, नाम था उसका गुलाब राय। गुलाब राय का शासन में अनावश्यक हस्तक्षेप था। जिस प्रकार जहांगीर के समय उसकी पत्नी नूरजहां का हस्तक्षेप था, शासन के बड़े बड़े पदों पर नूरजहां के कृपा पात्र लोग जो नूरजहां की चाटुकारिता किया करते थे, नूरजहां की झूठी तारीफ किया करते थे, उसकी तारीफें करे नहीं थकते थे, तारीफों के पुल बांधा करते थे। तो नूरजहां का शासन में इतना जबरदस्त हस्तक्षेप था कि जहांगीर अगर सिक्के चलाए तो सिक्कों पर मैडम की तस्वीर होगी, जहांगीर अगर किसी राजपत्र पर साइन करे तो बगल में मैडम के भी साइन होंगे, जहांगीर का अगर कहीं सिंहासन लगेगा तो मैडम भी बराबर में सिंहासन लगा के बैठेगी। तो जहांगीर के समय नूरजहां का अनावश्यक हस्तक्षेप था, बहुत अधिक हस्तक्षेप था। सेम वैसे ही जोधपुर में जो महाराजा हुए विजय सिंह जी, उनकी पत्नी गुलाब राय का भी नूरजहां की तरह अनावश्यक हस्तक्षेप था। इसीलिए गुलाब राय को कहा जाता है राजस्थान की नूरजहां या जोधपुर की नूरजहां, और विजय सिंह जी कहलाएंगे आपके राजस्थान के जहांगीर या मारवाड़ के जहांगीर। ठीक है साहब, तो ये जगत सिंह जी की बात थी। अपनी प्रेमिका रस कपूर की वजह से ये बदनाम राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए। गिंगोली का युद्ध हुआ जिसमें जगत सिंह जी जीत गए। कृष्णा कुमारी के विवाद को लेकर यह युद्ध हुआ था। अगली बात करूं तो जगत सिंह जी के बाद जयपुर के अगले शासक बनते हैं राम सिंह जी। साथियों, ये जो राम सिंह जी हैं, राम सिंह जी सेकंड, क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह के बेटे का नाम भी राम सिंह था, इस बात की जानकारी रहे। राम सिंह जी जो है ये बड़ी अल्प अवस्था में ही राजा बन गए थे। छोटे से बच्चे थे, राजा बन गए। इसलिए चूंकि उस समय अंग्रेजों से ये संधि कर चुके थे तो अंग्रेजों ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया। अंग्रेजों ने एक रेजिमेंट बनाई और उस रेजिमेंट के माध्यम से जयपुर का शासन संचालित किया। उस रेजिमेंट का पहला जो मुखिया बनाया गया वो बनाया गया जॉन रॉस को। जॉन रॉस, एक रेजिमेंट, एक काउंसिल के माध्यम से जयपुर का प्रशासन संचालित किया गया राम सिंह जी के समय शुरुआत में, और जॉन रॉस उस काउंसिल के मुखिया थे। जॉन रॉस के बाद अगले मुखिया इसके बनते हैं जिनका नाम है जॉन लुडलो। और लुडलो, जैसा कि आप जानते हैं, ये लुडलो जिसे जयपुर में लड्डू जी के नाम पे भी अंग्रेजों के टाइम पे जाना जाता था, ये लड्डू जी जॉन लुडलो जो है ये एक समाज सुधारक थे साहब। और समाज सुधार के क्षेत्र में
1844 में इन्होंने कन्या वध को रोकने के लिए एक कानून बनाया। वहीं 1845 में इन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए भी कानून बनाया। तो जॉन लुडलो संबंधित थे राम सिंह जी सेकंड से। राम सिंह जी सेकंड 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक थे और 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक के रूप में अंग्रेजों का तन मन धन से इन्होंने साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें एक उपाधि प्रदान की और उपाधि थी सितार ए हिंद की उपाधि। इसके साथ ही कोटपुतली का परगना भी इन्हें भेंट में दिया गया। तो ये कोटपुतली आज जयपुर में आता है, यह अंग्रेजों ने भेंट किया था राम सिंह जी द्वितीय को। इसके साथ साथ सितार ए हिंद की उपाधि भी दी थी और इसका रीजन था कि 1857 की क्रांति में राम सिंह जी के द्वारा अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया गया था। 1857 में ही इनके द्वारा कला को बढ़ावा देने के लिए एक स्कूल स्थापित की गई जिसका नाम था मदरसा ए हुनरी। तो मदरसा ए हुनरी जो है इसकी स्थापना की गई थी 1857 में और बाद में जाकर इसी मदरसा हुनरी को 1886 में 1886 में, देखो याद रखना 1857 में तो ये मदरसा हुनरी जो एक कला विभाग है, एक विद्यालय है, कला विद्यालय, उसकी स्थापना की जाती है। 1886 में इस मदरसा हुनरी का नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये नाम इसका रख दिया जाता है। तो आज महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है इसका नाम 1886 में रखा गया था। पहले इसे मदरसा हुनरी कहा जाता था और मदरसा हुनरी, हुनरी जो शब्द है ये हुनर से बना है। हुनर का मतलब है कलाकारी, आर्ट, ठीक है। तो आर्ट को बढ़ावा देने के लिए राम सिंह द्वितीय के द्वारा मदरसा हुनरी की स्थापना की गई 1857 में। राम सिंह जी के समय और अगर मैं बात करूं तो राम सिंह जी का समय प्रसिद्ध रहा ब्लू पोट्री के लिए। ब्लू पोट्री जो आज जयपुर की एक कला है, हस्तशिल्प है, पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है और कला मर्मज्ञ कृपाल सिंह जी शेखावत पद्मश्री से भी सम्मानित है। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास जो है वो राम सिंह जी सेकंड के समय हुआ। ब्लू पोट्री के अलावा अगर बात करें तो राम सिंह जी के द्वारा ही उत्तरी भारत के पहले रंगमंच की स्थापना की गई, उसे कहा गया राम प्रकाश थिएटर। साथियों याद रखना, यह राम प्रकाश थिएटर की स्थापना जयपुर में किसके द्वारा की गई थी? तो राम सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। थिएटर का मतलब कलाकार वहां अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, नाटकों का मंचन यहां होता था। तो राम प्रकाश थिएटर उत्तरी भारत का पहला रंगमंच जो था वो स्थापित किया गया था राम सिंह जी सेकंड के द्वारा। ब्लू पोट्री को नई पहचान दिलाई गई। सबसे ज्यादा विकास ब्लू पोट्री का राम सिंह जी के समय हुआ। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया तो इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना भेंट में मिला। और 1857 में इन्होंने एक आर्ट्स स्कूल की स्थापना की जिसे मदरसा हुनरी के नाम से जाना जाता था। 1886 में इसका नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया। इसके समय की अगर और घटनाओं में देखें तो समाज सुधार के रूप में भी इन्होंने कई कार्य किए। जैसे इन्हीं के समय 1866 में कांतिलाल मुखर्जी के द्वारा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार किया गया, एक महिला विद्यालय खोला गया। एक महिला विद्यालय यहां शुरू किया गया कांतिलाल मुखर्जी के द्वारा। स्टार्टिंग में जो महिला विद्यालय खोला गया था यह सिलाई सिखाने के लिए स्टार्ट किया गया था। किसी भी रियासत में महिलाओं की शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए किया गया यह पहला प्रयास था। तो स्त्री शिक्षा के लिए पहली बार प्रयास जयपुर रियासत में किया गया। राम सिंह जी सेकंड के समय राम सिंह जी ने इसको प्रोत्साहित किया
और कांतिलाल मुखर्जी के द्वारा इस महिला विद्यालय की शुरुआत की गई, जो शुरू हुआ था सिलाई विद्यालय के रूप में। उसके बाद प्रिंस अल्बर्ट का आगमन हुआ और इस प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए इन्होंने जयपुर पर गुलाबी रंग करवाया। गेरुआ रंग था, लेकिन चूंकि जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो जयपुर पर गुलाबी रंग जो है वो किसके समय हुआ? पहली बार राम सिंह जी सेकंड के समय। कब हुआ? जब प्रिंस अल्बर्ट जयपुर पधारे थे 1876 में। जब प्रिंस अल्बर्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आए तो उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए जयपुर को एक जैसा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए गेरुए रंग से पुतवाया गया, तो इसे गुलाबी रंग माना गया और गुलाबी नगरी के रूप में आज ये विख्यात है। और लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि स्टेनली रीड ने द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को पहली बार गुलाबी नगरी के नाम से संबोधित किया है। प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में ही इनके द्वारा जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में म्यूजियम है। इन्हीं के सम्मान में अल्बर्ट हॉल के चारों ओर जो गार्डन है, रामनिवास बाग, ये रामनिवास बाग किसी जमाने में अपनी एक पीढ़ी पहले अपने पिताजी, अपने दादाजी के टाइम पे पूरे इंडिया में फेमस था रामनिवास बाग जयपुर का, और इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। आज तो ये पार्किंग बना हुआ है, आज इसमें कुछ नहीं, उजड़ चुका है ये बाग। तो अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया, रामनिवास बाग का निर्माण करवाया और जयपुर पर गुलाबी रंग पुतवाया। अल्बर्ट हॉल जो है, इस अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार था उसका नाम था स्टीवन जैकब, याद रखना ये भी। हवा महल का वास्तुकार कौन है? हवा महल का वास्तुकार है लालचंद उस्ताद। जयपुर का वास्तुकार कौन है? तो जयपुर का वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य। इधर अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन है? स्टीवन जैकब। रामनिवास बाग भी इनके द्वारा बनवाया गया। इन्हीं के समय पहली बार बालिका शिक्षा को लेकर बात की गई। इनके समय एक बार जयपुर अजमेर की यात्रा पर आए हुए थे गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो जिन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज बनाया, और लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे किसी जमाने में, भारत का शासन संभाला करते थे। तो लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक भी राम सिंह जी के समय ही जयपुर में आए थे। अल्बर्ट हॉल इन्होंने बनवाया, जयपुर पर गुलाबी रंग इन्होंने करवाया, जयपुर में पहली बार स्त्री शिक्षा की बात इन्होंने करी, जयपुर में पहली बार गुलाबी रंग इनके समय पुतवाया गया। जयपुर में इनके समय एक फारसी थिएटर, रामप्रकाश थिएटर की स्थापना इनके द्वारा की गई। 1857 क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आर्ट को बढ़ावा देने के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसे वर्तमान में जाना जाता है, उस समय इन्होंने मदरसा हुनरी के रूप में उसे स्थापित किया। और जयपुर में ब्लू पोट्री को अलग पहचान इन्हीं के समय मिली। ब्लू पोट्री इन्हीं के समय सबसे ज्यादा विकसित हुई। तो ये थे आपके राम सिंह जी। राम सिंह जी के बाद जयपुर के अगले राजा बनते हैं, जयपुर के अगले शासक के रूप में हम पढ़ेंगे माधो सिंह जी सेकंड को। माधो सिंह जी सेकंड। फर्स्ट तो हम सवाई जय सिंह के बेटे को देख ही चुके हैं। माधो सिंह जी सेकंड का नाम बड़ा प्रसिद्ध था और बब्बर शेर के नाम से साहब ये प्रसिद्ध रहे। बब्बर शेर के रूप में जयपुर के किस शासक को जाना जाता है? तो आंसर होगा माधो सिंह जी सेकंड। इनके समय की अगर मैं बात करूं तो इनके द्वारा जयपुर में मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल का निर्माण करवाया गया। जो मुबारक महल राजस्थान में 2 स्थानों पर है, एक टोंक में है, जिसे कोई सार संभाल लेने वाला आज नहीं है। बड़े दुख की बात है, मैं टोंक से बिलोंग करता हूं। मुबारक महल, सुनहरी कोठी, अरबी फारसी शोध संस्थान, कई इमारतें टोंक में हैं, लेकिन आज उनकी कोई सार संभाल लेने वाला नहीं है। एक मुबारक महल जयपुर में है, इसका निर्माण माधो सिंह जी सेकंड के द्वारा करवाया गया था। माधो सिंह जी सेकंड के समय ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनवाने के लिए इनके द्वारा चंदा दिया गया। तो बीएचयू को
चंदा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। जब बीएचयू का निर्माण हुआ तब ये जयपुर के शासक थे, शिक्षा के प्रति सम्मान रखते थे। जैसे महाराजा गंगा सिंह जी ने चंदा दिया, मारवाड़ के राठौड़ों ने चंदा दिया। इधर बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए चंदा पहुंचाया था माधो सिंह जी सेकंड ने। फिर ये माधो सिंह जी सेकंड थे जिन्हीं के समय 1904 में पूरे राजस्थान में पहली बार डाक टिकट और पोस्ट कार्ड व्यवस्था की शुरुआत की गई। पोस्ट कार्ड, डाक टिकट और पोस्ट कार्ड, ये डाक टिकट और पोस्ट कार्ड पूरे राजस्थान में किसी भी रियासत में डाक टिकट और पोस्ट कार्ड पहली बार जयपुर में शुरू हुआ माधो सिंह जी के समय 1904 में। तो जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया, बीएचयू को चंदा इनके द्वारा दिया गया। 1904 में डाक टिकट की शुरुआत जयपुर में पहली बार की गई राजस्थान में। बब्बर शेर के नाम से ये प्रसिद्ध थे। कई कहानियां, कई किस्से माधो सिंह जी द्वितीय से संबंधित हैं, चाहे गंगाजल की बात हो या चाहे कोई और हो। आगे कभी जब फुर्सत रही तब हम उसके विषय में बात करेंगे। अगली में बात करूं तो जयपुर के अंतिम शासक के रूप में हम पढ़ेंगे मान सिंह सेकंड को। मान सिंह जी सेकंड के समय राजस्थान का एकीकरण हुआ और एकीकरण के चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को उन्होंने जयपुर रियासत का विलय राजस्थान संघ में कर दिया और वृहत राजस्थान के नाम से वो जाना गया। इस एकीकरण के समय चूंकि तीसरे चरण में पहले महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर का विलय राजस्थान में कर चुके थे और उन्हें राजस्थान का राज प्रमुख घोषित कर दिया गया था। लेकिन जब सवाई मान सिंह सेकंड अपना जयपुर का विलय राजस्थान में करते हैं तो ये शर्त रखते हैं कि राज प्रमुख तो मैं ही बनूंगा। तब कुछ समय के लिए राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद को लेकर विवाद रहा। बाद में इस विवाद का हल किया गया और मान सिंह सेकंड को आजीवन राज प्रमुख बना दिया गया। आजीवन राज प्रमुख बना दिया गया और महाराज प्रमुख बना दिया गया मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी को। बाद में संविधान संशोधन हुआ, इस राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया और इस राज प्रमुख के पद की जगह राजस्थान में राज्यपाल का पद शुरू किया गया और राजस्थान के पहले राज्यपाल 1956 में बने आपके सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है साथियों, तो ये जयपुर के कछवा वंश का इतिहास था। जयपुर के कछवा वंश की शुरुआत दुले राय तेजकरण के द्वारा की गई। शुरुआत में दौसा, उसके बाद रामगढ़ और कोकिल देव के समय आमेर को राजधानी बनाया गया। फिर मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, इनकी मुगलों के साथ क्या संबंध रहे, कहाँ कहाँ पर मुगलों के लिए इन्होंने युद्ध लड़े, कौन कौन सी संधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद आधुनिक जयपुर में हमने देखा सवाई जगत सिंह जी, कृष्णा कुमारी के मैटर में विवाद हमने देखा। उसके बाद राम सिंह सेकंड, माधो सिंह सेकंड और मान सिंह सेकंड ये जयपुर के आखिरी शासक रहे। साथियों, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास समापन की ओर है और राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान के पूरे इतिहास में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अंतिम है। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है, एग्जाम की गंभीरता को देखते हुए, कि इतना ज़्यादा जो हम आपको मैटर दे रहे हैं वो इससे ज़्यादा कुछ बाहर चला जाए। कभी कभार ये होता है कि ज़्यादा देने के चक्कर में, अच्छे से अच्छा, बेटर टू बेटर देने के चक्कर में, क्योंकि हम भी एक इंसान ही है, हम भी कोई देवता तो नहीं है, कभी कभार कोई माइनर सिली मिस्टेक हो जाती है। जैसे किसी सन में, किसी के नाम में, क्योंकि इतने सारे राजा महाराजा सन वगैरह एक साथ दिमाग में चलते रहते हैं। मैं एज ए स्टूडेंट तो आपको एक चीज़ पढ़नी होती है, लेकिन हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें साथ साथ चलती है कि इसके साथ में ये कहानी भी जोड़ूँ, ये कहानी जोड़ूँ। ईजी करने के उद्देश्य से हम चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करते रहते हैं, तो दिमाग में उस समय कई चीज़ें एक साथ जब मूव करती है तो माइनर सी एक मिस्टेक कहीं ना कहीं हो जाती है। हालांकि पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन अगर ऐसी भी कोई बात होती है तो आप जब यूट्यूब पे जो
वीडियो देखते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम सारे कमेंट आपके देखते हैं। अगर फैक्चुअल रूप में, खैर पहली बात तो 99.99 में आपको ये विश्वास दिलाता हूं, कहीं भी फैक्ट चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी अगर कोई, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आप भी थोड़ा कोऑपरेट करें, कमेंट लिखे और कमेंट थोड़ा तरीके से लिखे ताकि पढ़ने में हमें भी थोड़ा ठीक लगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।